बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से हम थर्ड सेशन में आपके सामने हाजिर हैं। हमारा थर्ड सेशन स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट सेशन में अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस को देखा। सेकंड सेशन में फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को स्टार्ट किया और हेड्स ऑफ अकाउंटिंग कर गए। हेड्स ऑफ अकाउंटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। हेड्स ऑफ अकाउंटिंग में इससे पहले जो सेशन सेकंड हुआ उसमें हमने एसेट को देख लिया, लायबिलिटीज को देखा और साथ साथ ये भी देखा कि नेम ऑफ अकाउंट्स इसके कौन से हैं, उनकी नेचर ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं नंबर थर्ड पे, ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी में ऑनर्स इक्विटी ये हमारे पास नेम ऑफ हेड और अगर इसके अकाउंट्स को देखा जाए, नेम ऑफ अकाउंट कौन से यूज होंगे यहाँ पर, तो ओनर्स इक्विटी में एक नाम आमतौर पे जो यूज होता है उसे कहते हैं ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल का नाम यूज होता है कि आप जब भी कभी अपना पैसा कारोबार में लगाएंगे तो आपके पास ओनर्स कैपिटल के नाम से लिखा जाता है। तो एक वर्ड हमारे पास ऑनर्स कैपिटल है। ऑनर्स की जगह पे बाज़ मर्तबा ऐसा भी है कि आप ऑनर्स की जगह पे ऑनर का नाम लिखें। एग्जांपल के तौर पे अमजद्स कैपिटल, ये नाम आ गया। और अगर ऑनर एक से ज्यादा है, दो या तीन ये नाम आ सकते हैं। बहुत सारे ऑनर्स पर लाजमी तौर पे फिर आप ऑनर्स कैपिटल लिखेंगे, सिर्फ एक नाम और सामने टोटल अमाउंट लिखी जाएगी। और इसीलिए पार्टनरशिप में काम आता है कि आप ऑनर्स कैपिटल लिख के आपने जो है वो सारी अमाउंट टोटल लिखी। एक का नाम है, अगर कोई प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर है, तो आपने यहाँ लिखा, नाम के साथ लिखा। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोग हैं और आपकी कंपनी अगर कोई सोल प्रोप्राइटर नहीं है, पार्टनरशिप नहीं, बल्कि आपकी कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड और पब्लिक कंपनी है, तो वहां पे आप आमतौर पे नाम लिखते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स कैपिटल। ये नाम वहां पे यूज किया जाता है। तो ये सारे नाम ओनर्स इक्विटी के और सारे ओनर्स इक्विटी के लिए यूज किए जाते हैं। जब कभी भी आप पैसा लगाएंगे कारोबार के अंदर तो इस जगह पे इसे प्लस किया जाएगा, लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट को। तो ओनर की इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, इसे कहा जाता है। तो ये हमारे पास ओनर्स इक्विटी है। और जिस तरह ओनर इक्विटी का जो रूल है वही इस अकाउंट का रूल है। जब कभी कैपिटल का अकाउंट यूज किया जाएगा तो उसके भी वही रूल होंगे। नेक्स्ट में है तो हमारे पास एक और वर्ड आ रहा है रेवेन्यू। हेड का नाम रेवेन्यू, और इसमें जो यूज होने वाले नेम ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें रेवेन्यू आमदनी कहाँ से आएगी। एक आमदनी आमतौर पर आती है, उसे कहा जाता है सेल्स से आएगी आमदनी, सेल्स के अकाउंट से आएगी। आमतौर पे एक और अकाउंट होता है जो यूज किया जाता है, उसे कमीशन हम कहते हैं। और अदर इनकम से भी आ सकती है। इसके अलावा जहां जहां से आमदनी आ रही है उन तमाम को हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेवेन्यू है। तो पैसे का इनफ्लो कहीं से भी हो वो तमाम चीजें आपके पास रेवेन्यू है। जो रेवेन्यू का रूल है कि वो क्रेडिट में इंक्रीज होता है और डेबिट में डिक्रीज होता है। तो सेम इसके लिए भी यही रूल है, सेम रूल। तो ये हमारे पास एक और हेड हो गया ऑनर्स की इक्विटी और रेवेन्यू। और लास्ट में हमारे पास एक एक्सपेंसेस का हेड है और उसके अकाउंट्स देखते हैं कि वो किस किस नाम से अकाउंटिंग में यूज होता है। हेड्स का मीनिंग है कि ये एक आपके पास हेड है, 5 हेड है टोटल, छठा कोई हेड नहीं है। और अकाउंट्स के नाम बेताश हैं, बहुत सारे हो सकते हैं।
इट्स डिपेंड अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। और फिर उसके बाद पर्सपेक्टिव भी है, कोई आदमी एग्जांपल के तौर पे अपने स्टेशनरी के खर्चे को सप्लाईज लिखता है, तो कोई स्टेशनरी लिख रहा है, तो अलग अलग सोच है, तो बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे यहाँ पे अगर कोई चीज यहीं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर यूज होती है, तो वो अकाउंटिंग में अगर किसी बिजनेस में यूज हो रही है तो हम उसे नाम दे रहे हैं, और बाहर की कंट्रीज में वो चीज यूज ही नहीं होती तो वहाँ पे नाम भी नहीं मौजूद होगा। तो नेम ऑफ अकाउंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी नाम अकाउंटिंग का वो किसी न किसी पांचों में से किसी एक हेड में जरूर आएगा। फिर जिस हेड में आएगा उसी के रूल उस पर अप्लाई होंगे, डेबिट और क्रेडिट, इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ने और कम होने के, और उसी के मुताबिक वो उस स्टेटमेंट में आएगा कि इनकम स्टेटमेंट में आएगा, आया कि स्टेटमेंट में लिखा जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाएगा, आया कि बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, आया कि हम उसे स्टेटमेंट में लिखेंगे। हर एक की जगह फिक्स है, लेकिन जगह हेड के मुताबिक फिक्स है, नेम ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स के मुताबिक फिक्स नहीं है। तो आपने इसे जोड़ना है हर एक नाम को कि किस हेड में आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में चलते हैं। तो हमारे पास एक लास्ट नेम रह गया एक्सपेंसेस का। पैसे का जाना कारोबार से, जब पैसा कारोबार से जाएगा, बिजनेस में से आउट होगा, उसकी बहुत सारी शक्लें, ये नेम ऑफ हेड है, ये नेम ऑफ अकाउंट है। पहले पैसा आमतौर पे जो जाता है, एग्जांपल के तौर पर पैसा सैलरीज की शक्ल में जाता है, तो सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस साथ नाम लिखी या ना लिखी, सैलरीज पता है कि एक्सपेंस ही है। एक बात याद रखें, अकाउंटिंग का जो भी काम करें तो उस पर्सपेक्टिव से ऐसे सोचें कि आप ओनर हैं, तो आप अगर ओनर होंगे तो सैलरीज आपके लिए क्या होगा, इनकम या खर्चा, एक्सपेंस, तो आपके लिए लाजमी तौर पे एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस अखराजात को कहते हैं। एक खर्चा हमारे पास सैलरी का होता है, एक खर्चा हमारे पास रेंट का हो गया, एक खर्चा हमारे पास इंश्योरेंस का हो गया, एक खर्चा हमारे पास एग्जांपल के तौर पे यूटिलिटीज की पेमेंट, और एक खर्चा हमारे पास, दो एक्सपेंसेस और लिख रहा हूं जिसमें आपने याद रखने, उसे समझ में आए ना आए काम करना शुरू करेंगे। बहुत सारी चीजें दरमियान में भी ड्यूरिंग दी टूर भी समझ में आती है, ड्यूरिंग दी जर्नी भी समझ में आती है। हर चीज का पहले से समझ के चलना जरूरी नहीं होता। तो हमारे पास यूटिलिटीज के बाद एक एक्सपेंसेस का मैं नाम लिख रहा हूँ, उस एक्सपेंसेस को कहा जाता है परचेजेस। हालांकि परचेजेस के मीनिंग है किसी चीज का खरीदना। जब आप चीज खरीदने जाएंगे तो लाजमी तौर पर उसमें आपका पैसा जाएगा, ठीक है, तो उसे एक्सपेंसेस कहा जाता है। इस वर्ड को लेके जब मैं चलूंगा तो मैं आपको एक सेकंड पॉइंट लाजमी तौर पे जरूर बताऊंगा कि मैं थर्ड पॉइंट में जब आज के लेक्चर पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड एक्सपेंसेस। तो वहां पे ये वर्ड क्लियर होगा कि परचेजेस को एक्सपेंस में क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। परचेजेस को एक बात थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब कभी भी आप कारोबार के लिए सामान को परचेज करते हैं, एग्जांपल के तौर पे ये आपका बिजनेस है और बिजनेस में आपने एंटर किया सामान और फिर उसके बाद उससे आपने उसे सेल आउट किया, तो जब आप इसे सामान को मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जब आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को खरीदते हैं तो उसे परचेजेस लिखा जाता है, और जब आप उसे सेल आउट करते हैं तो उसे सेल्स लिखा जाता है। हम ये नहीं लिखेंगे कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदी और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बेची, हम कहेंगे परचेजेस, इट्स मीन कि हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ही खरीदी है। अगर हम सिर्फ वर्ड लिखेंगे सेल्स, इट मींस कि हमने सिर्फ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ही बेची है। अगर आपने एग्जांपल के तौर पे कोई फर्नीचर है, अगर आपने वो खरीदा और वो बेचा तो उसे फर्नीचर ही के नाम से लिखा जाएगा और उसे फर्नीचर ही के नाम से लिखा जाएगा खरीदते और बेचते वक्त, उसे परचेज और सेल्स के नाम से नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के लिए सिर्फ ये नाम यूज होते हैं, और ये किस वक्त यूज होते हैं मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट में छोड़ के जा रहा हूं, बाद में उसका एक पूरा चैप्टर है हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नाम से, कि हमारे पास जब कभी भी एक सिस्टम कहलाता है पीरियोडिक, एक परपेचुअल कहलाता है। तो जब कभी भी हमारे पास परपेचुअल वाला सिस्टम होता है, परपेचुअल कंटीन्यूअस सिस्टम को कहते हैं, और एक सिस्टम हमारे पास होता है पीरियोडिक। तो जब कभी भी पीरियोडिक वाला सिस्टम यूज होता है उसमें हमारे पास सेल्स और परचेज के वर्ड यूज होते हैं। तो ये हमारे पास
सेल्स और परचेज आमतौर पे पीरियोडिक यूज होता है, तो हम मर्चेंडाइज के लिए सेल्स और परचेज का वर्ड यूज करते हैं। तो ये हमारे पास परचेज और सेल का वर्ड इसलिए, तो जब कभी भी आप मर्चेंडाइज खरीदेंगे, पैसा आपके पास से जा रहा है, शॉप वाले के पास जा रहा है, सप्लायर को देकर आ रहे हैं, तो इसलिए आपके पास पैसे जाने की वजह से इसे एक्सपेंसेस में शामिल किया जा रहा है। और जब यही चीज सेल आउट हो जाएगी तो ये पैसे जो परचेजेस में लिखे गए थे, इन पैसों को, ये पैसे आपके उसके बाद फिर एक नाम चेंज के साथ लिखे जाएंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगेन एक्सपेंस है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चीज के बिकने के बाद उस पैसों का नाम है, और जब तक चीज बिकी नहीं है तो उसको हमने परचेजेस के नाम से लिखा है। तो एक ही चीज के दो नाम है, लेकिन टाइम पीरियड का या फिर एंटिटी का किसी ट्रांजैक्शन के अकर होने का फर्क है कि जब तक वो ट्रांजैक्शन यानी सेल आउट चीज नहीं होती, परचेजेस का नाम दो, और जब सेल आउट हो जाती है तो इसका नाम दो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं वैसे ही शायद नहीं करना चाहिए कि इंसान होता है, उसका अपना एक नाम होता है, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाए तो फिर उसे मुर्दा कहा जाता है। एक ही चीज है, लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से नाम चेंज है। तो बिल्कुल इसी तरह चीज जब तक हमारे पास है परचेजेस के नाम से, जब हमारे पास से जा चुकी, अब उसका वजूद नहीं है हमारे पास, तो उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हुई चीज की कीमत के कभी इतने की खरीदी थी, सोल्ड है। ठीक है, 10 मिनट की ये एक्टिविटी हो चुकी है। ओके, तो ये हमारे पास ये नाम भी एक्सपेंसेस में ही आया करते हैं, एक्सपेंसेस के नाम। तो मैं यहाँ पे हेड्स को क्लोज कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग के हेड्स, नेम ऑफ अकाउंट और उनकी मीनिंग, उनकी नेचर, उनके कॉन्सेप्ट और उनके नॉर्मल बैलेंसेस, डेबिट और क्रेडिट, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, जो कि बुनियादी बातें होती हैं। आप कभी भी अकाउंटिंग की थ्योरी या कोई चीज पढ़ेंगे तो उसमें जरूर इन चीजों का नाम आएगा, और आपको इससे जरूर फायदा होगा अगर अच्छी तरीके से वीडियो को देखें और उसे अच्छी तरीके से जो है वो समझें। और इसका एक अच्छा तरीका ये भी है कि थोड़ी चीज को सुना, और जरूरी पूरी वीडियो सुनने के बाद उसे आगे मजीद जो है वो चीजों को देखा, पढ़ा। थोड़ी वीडियो देखें, जहाँ समझ में ना आ रहा हो दो के दूसरे नोट्स वगैरह से देखें, और जब वो क्लियर हो फिर आगे बढ़ें। और इस तरीके से करते करते अपने आप को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाएं। और एक अच्छा तरीका जो मैं क्लास में भी बताया करता हूँ स्टूडेंट्स को, जब हम ऑनलाइन क्लास में नहीं लिया करते थे, तो अब भी वो जुमला मुझे याद आता है कि एक अच्छा तरीका ये है कि अगर चीजें समझनी है ना, तो इसे फौरन समझने के बाद दूसरों को, किसी और को समझा दो, तो खुद तुम्हारे जहन में उसे समझ में आए या ना आए, समझाने वाले के जहन में जरूर वो चीजें कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हेड्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हुए, और इसी लेक्चर सेशन नंबर 3 के हमारे पास सम एक्स्ट्रा अकाउंट्स हैं, उसके भी नाम है, वो भी नेम ऑफ अकाउंट्स हैं। तो वो थोड़े से डिस्कस करने के लिए पांचों में जरूर आते हैं, लेकिन उन्हें आमतौर पर हम इस तरह लिखते नहीं है। तो फिर बाद में आएंगे तो फिर हम सोचेंगे कैसे सर ने बताया नहीं, कहाँ इसे एड करें, कहाँ लेस करें, इस पर कौन से रूल अप्लाई होंगे, डेबिट या क्रेडिट के, 5 नाम में से किस नाम में आएगा, किस स्टेटमेंट में आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट्स को भी मैं डिस्कस करना। उसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास एक्स्ट्रा अकाउंट में एक्स्ट्रा अकाउंट में नंबर फर्स्ट पहला अकाउंट, एक नाम हमारे पास आता है जिसे हम आमतौर पर कहते हैं कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। एक नाम आता है सेल्स डिस्काउंट, ये एक एक्स्ट्रा नाम हो गया। ठीक है, अच्छा एक्स्ट्रा मैंने उसे कहा, मैंने कैटेगराइज किया इसे कि एक्स्ट्रा में इसे कहूं ताकि समझने में आसानी हो। आप ये बताएं कि जो वर्ड सेल होता है वो इन 5 नाम में से किस में आया करता है? वो इन 5 नाम में से जो वर्ड सेल है, सेल्स का जो वर्ड है वो आता है रेवेन्यू में, आमदनी में, और उसके ऊपर अप्लाई होता है कि जब कभी रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, जब कम होगा तो डेबिट। तो आप ये बताएं सेल्स का मतलब होता है पैसे का आना, अमाउंट आई, और सेल्स रिटर्न या सेल्स डिस्काउंट में क्या हो रहा है कि पैसे आने के बजाय आए थे रिटर्न हो गए। इसका मतलब ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, इसका उलट
अगर ये इसका उलट नाम है तो इसका उलट नाम यहाँ क्या लिखूं, एरो के बाद, यहाँ एरो के बाद लिखा हुआ है पैसे आना, आमदनी, ठीक है। यहाँ एरो के बाद क्या लिखूं, अगर ये आमदनी कहलाता है तो ये आमदनी को कम होना कहलाएगा। कहते नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसे लिख सकता हूं, मैं भी, या फिर इसे लिख सकते हैं सो कॉल्ड एक्सपेंस। और फिर इसकी नेचर अगर ये है तो इसकी नेचर लाजमी तौर पर इसकी उलट होगी, रिवर्स होगी। बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो सो कॉल्ड एक्सपेंस कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं कि डिक्रीज इन रेवेन्यू, या रिवर्स ऑफ रेवेन्यूज का रिवर्स। तो फिर रूल्स को भी रिवर्स कर दिया हमने, और बिल्कुल सेम ये चीज है, ये दोनों सेम है, ये भी माइनस है, जैसे ये माइनस इस तरह ये भी माइनस। तो इस तरह हमारे पास सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस माइनस, सेल्स डिस्काउंट भी माइनस। ये माइनस क्यों लगाया, ये माइनस इसलिए नहीं लगाया कि हमेशा माइनस में लिखे जाएंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए कि वहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो इस तरीके से हमारे पास मैंने सिर्फ रूल बता रहे थे, इस तरीके से यहाँ से इसे कंसीडर किया जाएगा आइंदा के लिए। अच्छा, साथ में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन बाद में काम आएगी। सेल्स डिस्काउंट किसे कहते हैं, जब आपने चीज को बेचा तो बेचते वक्त सामने वाले ने कैश की चीज ली, तो आप या फिर ज्यादा सामान लिया, या आपका जान पहचान वाला है तो आपने उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो इसे एट अ सेलिंग टाइम ऑफ सेलिंग, आप जो पैसों में कमी करते हैं वो सेल डिस्काउंट कहलाता है। वो लेकर गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने रिटर्न कर दिया, वो सेल रिटर्न कहलाता है। और अगर वो लेकर गया उसमें कोई डिफॉल्ट निकल आया, वो माल वापस भेज रहा है, आपने कहा सामान वापस मत भेजो, हाँ उसमें कुछ पैसों में कमी कर देते हैं, आप इसे रखें इस्तेमाल करें, या डिफॉल्ट वाला सामान आ गया है, गुड्स अच्छी नहीं है, डिफेक्टिव है, तो उसने कुछ पैसे कम किए, वो सेल्स अलाउंस। तो ये नाम अलग अलग हमारे पास हर एक के होंगे। अब आ जाए आप इसी के साथ ही एक वर्ड जिसका मैंने लिखा सेल्स रिटर्न वाला, तो अब हम इसके साथ ही एक और वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या मुझे बताएं कि अगर इसकी जगह ये अकाउंट आ जाए, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, और परचेज डिस्काउंट, ये वर्ड अकाउंटिंग में कहाँ यूज होंगे, ऐसे जरा सा हम देखें बिल्कुल सेम उसी वे में कि अगर सेल्स और सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट का उलट, परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट का उलट क्या है, सिर्फ परचेजेस जिस तरह सेल्स रेवेन्यू आमदनी है, परचेजेस एक्सपेंस है, अखराजात है। इसके रूल्स, एक्सपेंसेस के रूल, बढ़ता है तो डेबिट में, कम होता है तो क्रेडिट में रिपोर्ट किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है। अच्छा जी, अगर परचेज का मतलब खर्चा है, एक्सपेंस है, पैसे का जाना, अमाउंट जा रही है, तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ, परचेज डिस्काउंट का मतलब पैसा गया हुआ वापस आया। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि पैसा प्लस हो रहा है, अमाउंट आ रही है। तो जब ये इसका उलट है तो मुझे बताएं कि एक्सपेंसेस एरो के बाद यहाँ लिखा हुआ है परचेज के आगे एक्सपेंसेस, और यहाँ एरो के बाद में क्या लिखूं कि एक्सपेंस का उलट, तो मैं लिख सकता हूँ कि रिवर्स ऑफ एक्सपेंस, और यहाँ भी लिखा जा सकता है रिवर्स ऑफ एक्सपेंस। या दूसरे वर्डों में जब पैसा वापस आ रहा है तो हम इसे कह सकते हैं कि सो कॉल्ड रेवेन्यू की तरह है, सो कॉल्ड रेवेन्यू। तो इस तरह हमारे पास ये रेवेन्यू हो सकता है कि ये रेवेन्यू की तरह। और नेक्स्ट में आ जाए, इसके रूल अगर इस तरह है तो इस यहाँ के रूल क्या होंगे, जब ये इसका रिवर्स है तो रूल को भी रिवर्स कर दें, डेबिट में क्रेडिट में इंक्रीज होना और डेबिट में डिक्रीज होना। इस तरह हमारे पास ये चंद एक्स्ट्रा जो अकाउंट्स हैं वो आ गए, ये सिर्फ दो नाम आ गए। इसके साथ ही ये पहला अकाउंट था, ये दूसरा अकाउंट है, इसी के साथ ही एक और अकाउंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट कर लें, एक तीसरा अकाउंट है यहाँ पर ड्रॉइंग, या उसे एक और वर्ड दिया जाता है ऑनर्स ड्रॉइंग।
अभी ओनर्स ड्राइंग क्या है? ये ड्राइंग ओनर्स ड्राइंग, अगर थोड़ा सा याद करें कि हमने इससे पहले वर्ड लिखा था ओनर्स कैपिटल, ओनर कैपिटल। तो ओनर कैपिटल इक्विटी में आया करता है और इक्विटी के रूल हुआ करते हैं कि इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। और ओनर इक्विटी के मीनिंग होते हैं कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस में पैसों का आना, और इस तरफ आए तो इसे इसका उलट नाम दिया जाता है। जब बिजनेस में पैसा लाया जाता है, प्लस होता है, बढ़ता है, तो इन्वेस्टमेंट की इक्विटी। और जब बिजनेस में पैसा कम होता है, दोबारा हम घर ले जाए उसे, पैसा लेकर आए घर से बिजनेस में, तो ये हमारे पास इक्विटी। और जब पैसा घर से घर वापस जाए घर की तरफ, तो इसे कहा जाता है, अगर पैसा वापस जा रहा है और हमारे पास से अमाउंट कम हो रही है, तो इसे कहा जाता है ओनर्स ड्राइंग। तो इसके रूल लाजमी तौर पे इसके उलट होंगे। इसका मतलब डेबिट में इंक्रीज, क्रेडिट में डिक्रीज। ये हमारे पास एक और एक्स्ट्रा अकाउंट आ गया। इसके अलावा एक दो और अकाउंट्स है, उसे हम डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट, एक्स्ट्रा अकाउंट नंबर 4। एक अकाउंट यूज किया जाता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और इसके साथ ही एक और अकाउंट यूज किया जाता है। क्योंकि दोनों की नेचर सेम है, तो मैं इसे एक साथ ही लिख रहा हूँ, अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। दोनों के मीनिंग क्या है? आप एक प्रोविजन और कुछ अमाउंट आप तैयार रखते हैं, और ये कुछ अमाउंट आप एक एक्स्ट्रा अलग से जमा करते रहते हैं, उसे नाम देते हैं एक्सपेंस का भी खर्चा हो रहा है, लेकिन आप उसे वो आपका असल में एक्सपेंस नहीं होता, वो आपका आउटफ्लो नहीं होता, पैसा किसी को जा नहीं रहा होता, बल्कि आपके अकाउंट में जमा हो रहा होता है एक खास नाम से। वो ये खास नाम है डेप्रिसिएशन का पैसा किस लिए खास जमा हो रहा होता है। अलाउंस का मतलब कि आप किसी खास काम के लिए उस पैसों को जो है वो डेप्रिसिएशन के नाम से अलग कर रहे हैं। तो वो आप पैसा किस लिए अलग करते हैं? ये पैसा इसलिए अलग किया जाता है कि जो न्यू मशीन है उसे परचेज किया जा सके, ठीक है। और ये किस लिए आप पैसा अलग कर रहे हैं? ये पैसा क्यों अलग किया जा रहा है? ताकि अगर आपके जो कस्टमर हैं उसमें अगर कोई रिस्क है, कस्टमर्स का रिस्क, कलेक्शन रिस्क, या फिर अकाउंट रिसीवेबल का रिस्क, उसमें अगर कोई रिस्क है आपको कि वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, कि वो पैसा आपका हो सकता है कि डूब जाए, तो उसके लिए आप एक अलग से प्रोविजंस बनाते हैं, अलग से पैसा जमा करते हैं। वो आपका क्या रहता है? अलाउंस फॉर बैड डेट, उन पैसों को ये कहा जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये दो अलग से अकाउंट है। उसकी सिर्फ मैंने ये बताने डिटेल में भी नहीं ज्यादा मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके आप रूल समझ लें कि इसके रूल हमारे पास कौन से रूल हुआ करते हैं, कहाँ लिखे जाते हैं। आपने इसे याद रखना है कि ये आपके पास कहलाते हैं कॉन्ट्रा एसेट्स, ये भी आपके पास कहलाता है कॉन्ट्रा एसेट्स। और एसिड का उलट ही, जो एसिड है वो डेबिट में इंक्रीज और क्रेडिट में डिक्रीज, और कॉन्ट्रा एसिड का मतलब है वो एसिड जो एसिड को कम करता है। तो जो एसिड को कम करेगा, यानी इसका मतलब हो गया कि उसकी नेचर भी एसिड से उलट है। तो एसिड्स की नेचर, एसिड की नेचर ये, तो इसका मतलब इन दोनों की नेचर क्या होगी? क्रेडिट में इंक्रीज, डेबिट में डिक्रीज, ये उनकी नेचर है। तो इस तरह हमारे पास ये भी एक एक्स्ट्रा अकाउंट के दो नाम थे, ये नाम कंप्लीट हुए। तो इस तरह हमारे पास ये टॉपिक सेकंड वाला जो टॉपिक है आज की सेशन का, थर्ड सेशन का, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड एक्सपेंसेस। ये हमारे पास नंबर थर्ड वाला एक टॉपिक है आज का।
एसिड और एक्सपेंसेस में फर्क। अब थोड़ा सा इसे मैं एक सिमिलरिटी बताता हूँ, दोनों में सेम क्या है, फिर आप फर्क पहले इसे वीडियो को रोकें, पोस्ट करें, पहले फर्क खुद तलाश करें, आपस में डिस्कस करें, जब आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा और ना समझ में आए फिर दोबारा से देखें और फिर उसके बाद आप मेरा जवाब सुनिए कि मैं इसे किस तरह बता रहा हूँ। देखिए एसिड और एक्सपेंसेस में सिमिलरिटी ये है कि एसिड में आपके पास जब आप एसिड को परचेज करने जाते हैं तो कैश आउटफ्लो हुआ करता है, और जब आप एक्सपेंसेस को पे करते हैं तो उसमें कैश आउटफ्लो हुआ करता है। तो ये बताएं कि कौन से पैसे आउटफ्लो के ऐसे होंगे जिसको एक्सपेंस का नाम दे, और कौन से पैसे जाने वाले ऐसे होंगे बिजनेस से जिसको एसेट का नाम दे। तो इस तरह पैसे जाते तो हैं, लेकिन पैसे कौन से जाएंगे उसे एसेट और एक्सपेंस में अलग अलग कैटेगराइज किया जाए। तो एक बात, एक छोटी सी डायग्राम में बता रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि 10 फर्स्ट या फर्स्ट 2019, अगर एग्जांपल के तौर पे ये डेट है आज के दिन, और ये टाइमलाइन के तौर पे मैंने बना दिया कि ये आज का दिन है, और अगर हम इससे पीछे हैं और इसके आगे जाएं तो पीछे है एग्जांपल के तौर पे, तो हमारे पास 15/6/2018, और इसी तरह आगे जाएं तो एग्जांपल के तौर पर 20/6/2020 या 2019, ये हमारे पास इस पॉइंट पे अगर हम करें, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ मौजूद हैं, तो अगर आप ये देखें कि जिस चीज की आप पेमेंट कर रहे हैं, आप अगर जिस चीज की पेमेंट कर रहे हैं उस चीज को अगर आप यूज पहले कर चुके, वो यूज्ड है और अब आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसे कहेंगे कि ये एक्सपेंस है। और अगर आप पेमेंट अब कर रहे हैं और यूज बाद में करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास एसेट कह रहेगा। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने रेंट अपने घर का या शॉप का पहले दे चुके, अगर आप पहले रेंट दे चुके और अब आप उसे यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप पहले पेमेंट कर चुके, अब यूज कर रहे हैं, तो वो रेंट आपका एसेट कहलाएगा और उसे नाम दिया जाएगा प्रीपेड रेंट। और अगर इसी तरीके से आप देखें कि आप जो रेंट दे रहे हैं उसके बदले आप पिछले महीने रह चुके, यूज पहले हो चुका, तो इसका मतलब हो गया कि वो अब पेमेंट की जा रही है, तो डायरेक्टली एक्सपेंस बन जाएगा। तो एक्सपेंस और एसेट में आमतौर पे ये कंफ्यूजन होती है, तो ये मैंने बता दिया कि ये एसेट ये एक्सपेंस कहलाते हैं। कंफ्यूजन जिनको नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें ये मालूम हो ही जरूरी है, बहुत सारे लोग रट्टे की बुनियाद पे भी याद होते हैं। तो नाम पहना जाए, सिर्फ ये देखें कि किस टाइम पीरियड पे पेमेंट हो रही है, बिफोर यूज ऑफ दिस एसेट, बिफोर यूज ऑफ दीज थिंग्स, इसका मतलब वो एसेट कंसीडर होगा। और अगर आप यूज करने के बाद पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो एक्सपेंस कहलाएगा। तो यहाँ तौर पे किसी भी चीज में आप देख सकते हैं कि पेमेंट पहले हो रही है या बाद में हो रही है, इसके इस्तेमाल से। ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एसेट और एक्सपेंस था। अब आते हैं हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, कुछ सामने लिख दिए हैं, कुछ मैं इसके बाद इसके अलावा भी बता रहा हूँ। तो हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के मीनिंग, एक बॉडी अकाउंटिंग की उसे कहा जाता है। ये अकाउंटिंग के चंद रूल्स हैं, उन रूल्स को बनाया है बहुत सारे लोगों ने मिलकर, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, रूल्स की बॉडी है, तो उन्होंने रूल्स बनाए। एक कुछ रूल कहा जाता है, रूल है, उन्हें कहा जाता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हमारे पास ये प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स में मैंने चंद यहाँ लिख दिए और चंद मैं खुद इसके बाद बता रहा हूँ, तो सिर्फ हम चंद उसमें से डिस्कस कर लेते हैं कि वो रूल्स कौन से हैं जिसकी बुनियाद पर अकाउंटिंग चल रहा होता है। उस रूल के आप बाहर जाएंगे तो अकाउंटिंग यूज नहीं होगा। या दूसरी वर्डिंग में आप कह सकते हैं कि जब कभी भी आपके अकाउंटिंग के रिपोर्ट को कोई अथॉरिटी बॉडी चेक करेगी, तो आपका रिपोर्ट उस वक्त अथॉरिटी को मानेगी जब आपने ये प्रिंसिपल्स जो मैं बताने जा रहा हूँ आपने फॉलो किए होंगे। नंबर फर्स्ट, पहला प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के क्या मीनिंग है? हिस्टोरिकल कॉस्ट आमतौर पे कहते हैं या कॉस्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो हमारे पास आमतौर पर हिस्टोरिकल कॉस्ट के मीनिंग है कि आपने अगर आज
आज के दिन कोई एसेट परचेज किया है, फर्नीचर परचेज, मशीन परचेज की है 10 लाख रुपए की, तो आप आज के 10 साल बाद भी उसको 10 लाख रुपए ही का लिखेंगे। आप उसे उस वक्त की 2030 में जब आप मौजूद होंगे तो आप उस वक्त उसे मार्केट वैल्यू से नहीं लिखेंगे। आप हमेशा जब तक वो एसेट आपके पास है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट और उसकी बुनियादी कॉस्ट प्रिंसिपल के मुताबिक उसी से लिखा जाएगा। वरना आप अगर चेंज करते रहें तो आज आप उसे किस कॉस्ट पे लिख रहे हैं, कल किस तरह, कल परसों किस तरह लिखेंगे। अगर मार्केट फ्लक्चुएट ज्यादा होती है तो हमेशा एक कॉस्ट ही के साथ लिखा जाता है, वो हिस्टोरिकल प्रिंसिपल कहलाता है। एक हमारे पास है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न किसे कहते हैं कि जब कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसे इस अजम्पशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, वो हमेशा चलेगा। वरना आप अगर किसी बिजनेस को इस तरह से स्टार्ट करें ना इस अजम्पशन के साथ कि भाई मैंने 2 साल इसे इस्तेमाल करना है फिर छोड़ दूंगा, तो वो बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं कि फिर आप उसे सही डिसीजन मेकिंग करें, तवज्जो दें, आप उसे ये सोच के बैठे हैं कि मैंने इसे वाइंड अप करना है, तो फिर उसमें वो सारी दिलचस्पी नहीं रहती, लोगों की दिलचस्पी नहीं रहती। तो गोइंग कंसर्न हमेशा चलने के लिए कारोबार को उसको वजूद दिया जाता है। नेक्स्ट में है इकोनॉमिक एंटिटी। हमेशा कहा जाता है कि बिजनेस की एक अलग एंटिटी है, बिजनेस का एक अलग वजूद है। हम बिजनेस की टाइप्स को मैंने लिख दिया, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो जब मैं टाइप्स ऑफ बिजनेस बेसिस ऑफ ओनरशिप बताऊंगा तो उसमें इकोनॉमिक एंटिटी ज्यादा अच्छी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल समझा रहा हूं कि इकोनॉमिक एंटिटी के मीनिंग है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के मुताबिक बिजनेस को एक सेपरेट अलग एंटिटी इकोनॉमिक एंटिटी कहा जाता है और उसकी बुनियाद पे केसेस होते हैं, वो खुद किसी पे केस करता है, कैन बी सू कैन बी सोल्ड, और उसके ऊपर केसेस हो भी सकते हैं और वो खुद भी किसी के ऊपर केस करता है बिजनेस उसके नाम से, और मार्केट में उस बिजनेस का नाम चलता है, उस बंदे का नाम नहीं चल रहा होता जिसका बिजनेस हो। तो इस तरीके से हमारे पास इकोनॉमिक एंटिटी की ये मीनिंग है। नेक्स्ट में है तो फुल डिस्क्लोजर। आप जब कभी भी अकाउंटिंग में पढ़ रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो उसे फुल डिस्क्लोजर की नीयत से या इस एतमाद से कर रहे होते हैं कि हमने इसे बाद में जाके फुल पब्लिक में, गवर्नमेंट में, सारे यूजर्स को उसे डिस्क्लोज करना है और सारी मालूमात को बताना है। किस शक्ल में बताते हैं फुल डिस्क्लोजर आप करते हैं स्टेटमेंट्स की शक्ल में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, आप उस शक्ल में उसे डिस्क्लोज करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रिटर्न अर्निंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट फुल डिस्क्लोज करते हैं, और जो चीज रह जाती है उसे बाद में नोट्स में बता देते हैं, नीचे नोट्स लिखे जाते हैं। हर एक स्टेटमेंट के नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएं या एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट उठाएं, उसमें देखें नोट्स लिखे होते हैं, तो ये हमारे पास फुल डिस्क्लोजर कहलाता है। एक और प्रिंसिपल जो नहीं है, लिखा नहीं है, एक और प्रिंसिपल कहलाता है नंबर A B C D E वाला एक और प्रिंसिपल कहलाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के मीनिंग है कि जब कभी भी अकाउंटिंग का रिपोर्ट निकाला जाएगा, रिपोर्ट की जाएगी सारी ट्रांजैक्शन को, तो उसकी खास टाइम पीरियड होगा। खास टाइम पीरियड पे, यानी एग्जांपल के तौर पे आमतौर पे क्वार्टरली और एनुअल रिकॉर्डिंग होती है और उसे एक स्टार्ट और एंड दे के हम क्वार्टरली बेसिस पे सारी रिपोर्ट बना के अपने यूजर्स को देते हैं। तो जरूरी है कि टाइम पीरियड फिक्स हो अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट पर आए तो हमारे पास इसके साथ ही A B C D E और उसके बाद हमारे पास F। एक और हमारे पास प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की मीनिंग वही जो आम ज़बान में मीनिंग है। बिजनेस में क्या मीनिंग है इसके कंसिस्टेंसी के, कि आप जब कभी भी अकाउंटिंग में कोई भी रूल फॉलो करें तो आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ चलाते रहें, रादर देन ये कि आप चेंज कर दें उसे हर साल। मिसाल के तौर पर जब बाद में आप पढ़ेंगे तो डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं। डेप्रिसिएशन के मेथड में आप कह रहे हैं कि आज मैं स्ट्रेट लाइन वाला मेथड यूज करूं और अगले साल फिर मैं मेथड चेंज करके मैं इसे जो है वो स्ट्रेट लाइन से हटा के आवर्स मेथड पे कन्वर्ट कर लूं और फिर मैं इसे अगले साल यूनिट मेथड पे लेकर आऊं। तो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेशन होती है आप उसमें कंसिस्टेंसी रखें।
और इसी तरीके से अगर आप मर्चेंडाइज का काम कर रहे हैं तो उसमें आप कंसिस्टेंसी रखें कि आप LIFO मेथड को यूज करेंगे या फिर आप FIFO मेथड को यूज करेंगे या फिर आप एवरेज मेथड को यूज करेंगे। आप सिस्टम कौन सा यूज करेंगे, इसमें आया कि आप सिस्टम यूज करेंगे, मेथड हो गए और सिस्टम्स, आया कि आप परपेचुअल वाला सिस्टम यूज करेंगे या फिर आप पीरियोडिक वाला सिस्टम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास सिस्टम है। और अगर आप अकाउंट रिसीवेबल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आया कि आप इनकम स्टेटमेंट अप्रोच यूज करेंगे या फिर आप बैलेंस शीट अप्रोच यूज करेंगे। तो कौन सी अप्रोच यूज होगी? तो इसके लिए हमारे पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और पता है आपको कि लाइफ में कंसिस्टेंसी से ही सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं। तो बिजनेस में कंसिस्टेंसी जरूरी है। इसके साथ ही हमारे पास एक और मॉनेटरी प्रिंसिपल। मॉनेटरी प्रिंसिपल में क्या है या मॉनेटरी टर्म में क्या है हमारे पास कि जब भी किसी चीज को लिखा जाएगा अकाउंटिंग के अंदर तो आप उसे यूनिट में नहीं लिखेंगे कि इतनी तादाद में हम उसे लिख रहे हैं। आप कभी भी उसे टाइम पीरियड में नहीं लिखेंगे। आप कभी भी उसे टाइम पीरियड में, यूनिट में या आवर्स में नहीं लिखेंगे। आप हमेशा चीजों को मॉनेटरी यानी मॉनेटरी का मतलब हो गया कि आप उसे करेंसी में लिखेंगे। जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं, रुपीस में कर रहे हैं, येन में कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप लिखें, ठीक है। तो आप उसे हमेशा इसी तरीके से मॉनेटरी टर्म में लिखते हैं अकाउंटिंग के अंदर। और इसी तरीके से एक और प्रिंसिपल हमारे पास है, उसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल की क्या मीनिंग है कि मैचिंग से पता चल रहा है कि किसी दो चीजों को आपस में मैच करना। और वो कौन सी दो चीज है? वो दो चीजें हमारे पास हैं, रेवेन्यूज आमदनी पैसा आ रहा है, एक्सपेंसेस पैसा जा रहा है। और इन दोनों चीजों को जरूरी है कि इन दोनों चीजों का टाइम फ्रेम सेम। तो टाइम फ्रेम को सेम करने के लिए आप मैचिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं। अब थोड़ा सा मेरा मतलब समझिए मैचिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं। आप अगर एग्जांपल के तौर पे किसी जगह पे जॉब पे कमीशन के तौर पे काम करते हैं तो आपने एक मंडे वाले दिन वो ड्यूटी की और आपने मंडे वाले दिन जो कमीशन कमाया अपनी शॉप पे और आपने उसे एग्जांपल के तौर पे 5,000 रुपए कमीशन कमाया चीजों को बेचकर। तो अब आपका 5,000 रुपए कमीशन आपको मिल गया और उसी दिन आपका जो एक्सपेंस हुआ एग्जांपल के तौर पे खाने पीने, लंच में, एंटरटेनमेंट, टी टाइम, इन चीजों में आपका एक दोस्त आ गया, आपने उसकी खातिर तवाज़ा की, तो आपका उस दिन का खर्चा मंडे वाले दिन का हो गया एग्जांपल के तौर पे 1,000। तो आपने कितना अर्निंग की? 4,000 नेट में। और अगर थोड़ा सा इसे चेंज करें और अगले दिन मंडे के बाद ट्यूसडे पर आए, ट्यूसडे वाले दिन आपने 5,000 रुपए कमाए और आपका जो खर्चा हुआ वो खर्चा आपका जो मंडे वाले दिन आपने खर्चा किया था 1,000 रुपए, 2,000 रुपए और भी कहीं मंडे वाले दिन आपने एक्सपेंस किए थे लेकिन वो आपने पेमेंट नहीं की। अब पेमेंट आपको ट्यूसडे वाले दिन करनी पड़ रही है। तो उस पेमेंट को किस जगह पे लिखा जाएगा कि आया कि वो मंडे वाले खर्चे हैं या ट्यूसडे वाले? तो असल में वो मंडे वाले खर्चे हैं। तो टाइम पीरियड सेम, जिस वक्त कमाया था उस वक्त जो खर्चा हुआ है उसी टाइम पीरियड में उनको एक ही टाइम फ्रेम में लिखा जाएगा। मंडे वाले दिन ही लिखा जाएगा उन खर्चों को जो मंडे वाले दिन हुए, अगर चाहे पेमेंट उनकी ट्यूसडे वाले दिन हुई, इसे कहते हैं अक्रूवल बेसिस। तो मैचिंग प्रिंसिपल में हम असल में जो आमदनी कमाई जाती है उस खाने में जितना खर्चा हुआ है उस खर्चे को उसी टाइम फ्रेम में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि खर्चा आप लिख लिए, आप कह रहे मैंने कमाया ही कमाया है। ये वो वाले लोग हैं, आपने देखा होगा कि जो कहते हैं कि यार 10,000 रुपए लगाओ, हम आपको उसके बदले जो है ना वो अगले महीने 20,000 रुपए 50,000 रुपए देंगे। तो आपको अगर दे देते हैं तो फिर अगली मर्तबा क्या होगा? अगली मर्तबा ये होगा कि आपसे दोबारा 10,000 लेके वो कहेंगे आप जीरो पे आ जाओ और अगली मर्तबा बल्कि 1 लाख रुपए लेके कहेंगे जीरो पे आ जाओ। तो इस तरीके से याद रखें कि जिस टाइम पीरियड के हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं उसी के एक्सपेंसेस भी होते हैं, एक्सपेंसेस उसी वक्त रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं। ये हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल्स मैंने बता दिया। अब हमारे पास लास्ट में टाइप्स ऑफ बिजनेस।
टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन। एक बिजनेस हमारे पास ओनरशिप के तौर पे टाइप है, और उस ओनरशिप के तौर पे एक कहलाती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक कहलाता है पार्टनरशिप, और एक कहलाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस तरह हमारे पास ये 3 टाइप है बिजनेस की। और इसके साथ ही बिजनेस की चंद और टाइप ऑपरेशन की बेसिस पे देखें तो एक बिजनेस कहलाता है मर्चेंडाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग का, चीजों को बनाना। एक बिजनेस की टाइप कहलाती है ये ओनरशिप की बेसिस पे, क्लासिफिकेशन, और ये ऑपरेशन की बेसिस पे। मैन्युफैक्चरिंग एक बिजनेस कहलाता है मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। मर्चेंडाइजिंग में सिर्फ चीज को ली और प्रॉफिट के साथ उसको बेच दिया। मैन्युफैक्चरिंग में आप चीज को लेते रॉ मटेरियल और उसके बाद उसे फिनिश गुड तक पहुंचा के फिर उसे आगे सेल आउट करते हैं। तो मर्चेंडाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग दो अलग अलग ऑपरेशन के तौर पे हमारे पास ये टाइप होती है। उसमें मर्चेंडाइजिंग में आप कह सकते हैं कि होलसेल और रिटेलिंग भी आती है। तो ये हमारे पास आमतौर पे 2 टाइप्स होती है, और ये हमारे पास 3 टाइप्स है। तीनों टाइप का अलग अलग काम है। उसमें एक ओनर है, इसमें एक से ज्यादा ओनर है, 20 तक जा सकते हैं। बैंकिंग के बिजनेस में 10 तक पार्टनरशिप हो सकते हैं। 100 और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आपके पास पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया जहां से कोई पैसा लगाना चाहे तो थ्रू एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जरिए से वो पैसा उस कंपनी में लगा सकता है। तो ये हमारे पास आज के टॉपिक का खुलासा था। इसी तरीके से देखें पर ये हमारी थर्ड स्लाइड कंप्लीट, थर्ड सेशन कंप्लीट हो है, और इसके साथ इसके रिवाइज करें, जो क्वेश्चन उसको रेज करें, और फिर उसके साथ ही इंशाल्लाह सेशन नंबर 4 में फिर हम मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।